सूरज ढलने लगा था और सूरज अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी उठाकर घर की ओर चल दिया। दादाजी, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। और ये उदासी, फिर से खेत में कुछ नहीं हुआ ना? उदासी नहीं है कव्या, अरे बेबसी है बेटा, बेबसी। अब तो लगने लगा है कि एक सपना हमारा भी अधूरा ही रह जाएगा। कौन सा सपना दादाजी? अरे हर किसान का एक ही तो सपना होता है बेटा, अपनी जमीन को फसल से भरते देखना। मैं तो सालों से हल चला रहा हूँ, लेकिन मेरी जमीन जैसे मुझसे रूठी हुई है। आप सही कह रहे दादाजी, न जाने ये मुसीबत भरा जीवन कब बटलेगा। उस रात सूरज चुपचाप खाट पर लेटा रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। अगली सुबह सूरज, दादाजी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? खेत पर जा रहा हूँ कव्या बेटा। यही तो बात मुझे आप में सबसे अच्छी लगती है दादाजी। आप हर शाम थक कर लौटते हो, मायूस होते हो, लेकिन अगली सुबह फिर वही जोश, फिर वही मेहनत। पर आज से आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी दादाजी। कविता को लेकर खेत की ओर चल पड़ा। उनके चेहरों पर हल्की सी उम्मीद झलक रही थी। वे अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे कि सामने गांव का साहूकार राजमल आ गया। अरे नाश्ता ही खराब हो गया, आज तो सारा दिन ही बेकार गया। जो तेरे जैसे मनहूस की शक्ल देख ली। राम 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 साहूकार जी, हमको मनूस काहे कह रहे हैं? कम से कम हमारी पोती कव्या के सामने तो ऐसा मत कहिए। अरे बेवकूफ, सारा गांव तुझे मनहूस ही कहता है। उसी वक्त वहाँ गांव का पंडित शिवराम आ पहुंचा। अरे राम 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 राम, सूरज के मुंह क्यों लग रहा है राजमल? और क्यों रे सूरज, तुझसे कितनी बार कहा है, तुझ जैसे मनहूस परिवार को इस गांव में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। समझ में नहीं आता क्या? अरे क्या पता तेरी मनुष्यत सारे गांव में फैल जाए और सारे गांव वाले अपना खुशहाल जीवन खोकर तेरी तरह मुसीबत भरा जीवन जीने लगे, तो क्या होगा? सूरज ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सका। वह आंखों में आंसू लिए कविता के साथ खेत की ओर लौट गया। खेत में पहुंचकर सूरज फूट फूट कर रोने लगा। तभी रंग बिरंगी किरणों से एक विचित्र पक्षी प्रकट हो गया। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, समझ लो कि मैं तुम्हारा भाग्य बदलने आया हूँ। मेरी बात सुनो। अचानक पक्षी को प्रकट होता देख सूरज और कविता दोनों चौंक उठे। यह सुनकर सूरज चौंक गया और अपनी पोती कविता से बोला, अरे जल्दी से इस पक्षी से दूर हटो बेटा, ना जाने कौन है ये। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पीढ़ियां किस तरह से मुसीबत भरा जीवन जीती रही हैं। मेरी वापसी इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारा दुख भरा जीवन समाप्त होने वाला है। सूरज डरते डरते अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही वह लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, अरे तुमने देखा बेटा, अचानक से रंग बिरंगी किरणों से वो पक्षी प्रकट हो गया था। अरे हम तो उसको देखकर बहुत घबरा गए। एक तो हमारे खेत में अन्न का दाना नहीं उगता, ऊपर से वो पक्षी ना जाने कहां से आ गया। अगर ये बात गांव वालों को पता लग गई ना, तो वो तो मेरे बारे में और भी बुरा सोचेंगे। कहीं ऐसा ना समझे कि मैं कोई जादू टोना करने लगा हूँ। दादाजी, न जाने क्यों मुझे उस पक्षी की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। यह सुनकर सूरज चौंक गया। तभी रंग बिरंगी किरणों से फिर वही पक्षी प्रकट हो गया और सूरज से बोला, मुझसे भागने से कुछ नहीं होगा। आखिर कब तक सच्चाई से भागते रहोगे? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि सारा गांव तुम्हारा मजाक उड़ाता है? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि सब तुम्हें मनहूस कहकर बुलाते हैं? अपने नहीं तो कम से कम अपनी पोती के बारे में तो सोचो। तुम्हारा जीवन तो कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन काव्या के आगे तो पूरा जीवन पड़ा है। उसका विवाह कैसे होगा, कभी सोचा है तुमने? क्योंकि तुम्हारी पीढ़ियों में अब तक पुत्र ही जन्म लेते रहे हैं। वर्षों बाद तुम्हारे परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया है। अब मेरे परिवार के बारे में तुम इतना कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता कि वर्षों से हमारे खानदान में किसी लड़की ने जन्म नहीं लिया? कव्या तो वर्षों के बाद हमारे कुल में जन्मी पहली कन्या है। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। सबसे पहले तुम्हें अपना भाग्य बदलना होगा, और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही खेत के नीचे छिपा हुआ है। हैं? तो तुम कहना क्या चाहते हो? कल तुम अपनी पोती के साथ अपने खेत में खुदाई करना। मैं तब फिर वहां प्रकट होऊंगा और बताऊंगा कि खेत के किस हिस्से में खुदाई करनी है। तुम्हारे खेत में वर्षों पुराना एक खजाना है, जिसका बाहर आना अत्यंत आवश्यक है। जब तक वो खजाना बाहर नहीं निकलेगा, तब तक तुम्हारे कुल पर पड़ा शाप समाप्त नहीं होगा। इतना कहकर वह पक्षी रंग बिरंगी किरणों में लुप्त हो गया। लेकिन सूरज और उसकी पोती के मन में अनेक प्रश्नों की ज्वाला छोड़ गया। उस रात वे दोनों सो नहीं पाए।
दादाजी वैसे भी सारा गांव हमें मनहूस की नजरों से देखता है। हो सकता है उस पक्षी की बातों में कोई सच्चाई हो। क्या पता जमीन के नीचे हमारे पुरखों का खजाना दबा हो और वो पक्षी हमें वही खजाना देना चाहता हो। अब लेकिन आखिर वो पक्षी हो कौन सकता है बेटा? और तूने देखा नहीं, वो मनुष्यों की तरह बोल रहा था। इसमें तो कोई शक नहीं दादाजी कि वो एक मायावी पक्षी है। लेकिन सवाल ये है, हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं। ठीक है ठीक है, अब तक मैं अन्न के लिए धरती का सीना चीरता था, परंतु अब खजाने के लिए धरती का सीना चीरूंगा। हाँ।